Hello students, this is your third lecture of current electricity and we are going to study the relationship between the current and drift velocity. बिल्कुल आसान भाषा में. In previous lecture you have studied that if a conductor is kept under the influence of electric field, then the electrons of that conductor starts drifting towards the positive plate of the battery, and due to the drifting of electron the current starts flowing in the circuit. तो इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश की है बैटरी कनेक्ट करके. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स mathematically. For that we will consider a conductor of cross section area A and the length of the conductor is L. So the volume of the conductor will be equal to area of cross section multiplied by the length. Now this conductor is not connected to any battery, so its electrons are doing random motion and not forming any current in the circuit. Now if I connect this conductor to a battery, then the scenario will be change. Scenario बदल जाएगा. फिर जो इलेक्ट्रॉन्स अब तक रैंडम मोशन कर रहे थे वो उन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैटरी कनेक्ट होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे. सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, याद रखना. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बैटरी कनेक्ट की और सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए. कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाएंगे. अब वो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे वो दिखेंगे कैसे? वो बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसे कि आर्मी पर्सोनल्स मार्च करते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होने, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी in this direction. So current always flows from the positive plate to negative plate, or I can say in other words that current flows from higher potential to lower potential, and electrons always flows from negative plate to positive plate, or I can either say that it will flow from lower potential to higher potential. अब हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने की वजह से हमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट हुए हैं उसकी वजह से करंट कितना मिला. तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए हैं. समझ में आ गई बात कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ड्रिफ्ट हुए हैं. तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि इस कंडक्टर का कुछ वॉल्यूम है, दैट इज A into L. तो इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में, मैंने कहा वो एक यूनिट वॉल्यूम ये हुआ, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए. हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं, हमें इस बात से मतलब है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए, क्योंकि करंट तो अल्टीमेटली उन्हीं की वजह से मिलना है. तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम के एक टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो गए. तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए टोटल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज स्मॉल n. तो हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल n, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे नेक्स्ट चैप्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जब भी स्मॉल n की बात की जाएगी तो इसका मतलब है हम बात कर रहे होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ की. ठीक है. अब एक यूनिट वॉल्यूम में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने कहा इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें ड्रिफ्ट हो गए. अब हमें अगर कैलकुलेट करना है कि पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए हैं उसको मैं कंप्लीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं. कंप्लीट वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड will be equal to, and this is represented by the n,
which will be equal to number of electrons per unit volume multiplied by the volume of the conductor. आपने एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे वॉल्यूम के साथ, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए, अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज कितना फ्लो हुआ है, सो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है, सो टोटल चार्ज विल बी रिटन एज Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है. दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो Q विल बी इक्वल टू N, द वैल्यू ऑफ N इज N इंटू AL इंटू E. नाउ अब आपने इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए, चार्ज कैलकुलेट कर लिया. नाउ द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, कि चार्जेस की वजह से आपको अमाउंट ऑफ करंट कितना मिला है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू dQ/dt होता है किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. तो I कैन बी रिटन एज, I विल पुट द वैल्यू ऑफ Q, सो Q विल बी रिटन एज NaL इंटू E. नाउ सो अब देखिए यहां से बाकी सारी वैल्यूज को हम बाहर ले लेते हैं और हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसको, लेंथ को. सो N इंटू A इंटू E इंटू dL/dt. तो सवाल ये है कि लेंथ को ही क्यों डिफरेंशिएट किया. लेंथ को डिफरेंशिएट करने के पीछे वजह ये है कि जितना ज्यादा लेंथ ये ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा लेंथ ट्रेवल करेंगे एक यूनिट टाइम में, उसकी वजह से आपको जो मिलने वाली वेलोसिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी. इसका मतलब है जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है स्पीड उतनी ही ज्यादा है. दैट मीन्स I विल बी इक्वल टू NEA एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Due to the drift velocity, they will travel this distance from here to here. So this is the relation between I is equal to NeAVD, and rest all the values are constant, so I will be directly proportional to Vd. So this is the relation between current and drift velocity, which you should know, and you will draw final diagram. आपको जो अपनी नोटबुक में बनाना है वो ये बनाना है, ये वाला, ये नहीं बनाना. Next topic is current density, and current density will be represented by J and it is a vector quantity. याद रखने वाली बात यह है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. और वो वजह क्या है उसके पीछे की वो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. आपने डेंसिटी पढ़ी है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होती. क्योंकि भैया करंट जब भी फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो उसके पूरे वॉल्यूम से फ्लो नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपने करंट यहाँ से आपने बैटरी लगाई तो करंट आपको यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, हर डायरेक्शन से मिलेगा. नहीं, करंट आपको हमेशा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से ही मिलता है. तो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है कौन सा, उसकी लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू होकर फ्लो होता है करंट हमेशा. इसलिए करंट डेंसिटी होती है करंट पासिंग पर यूनिट एरिया. समझ में आ गई बात कि पर यूनिट एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है. और एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का अपना एक वेक्टर होता है. दैट्स व्हाई करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो इट विल बी रिटन एज करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग per unit area. So J will be equal to I divided by A, because area is a vector quantity, so J will also be a vector quantity. And the unit of current density is the unit of current is ampere and the unit of area is meter square. So ampere per meter square is the unit of current, and quantity कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है.